हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटी ग्रेजुएशन की 250 प्रश्नों की मैराथन क्लास हम कवर कर रहे थे। आज की क्लास में हम साइंस कवर करने वाले हैं। पार्ट 4 हमारा होने वाला है। इससे पहले हम जीके कवर कर चुके हैं, हिंदी कवर कर चुके हैं, इंग्लिश कवर कर चुके हैं। आज हमारा साइंस के टॉप 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। सीटी की टेस्ट सीरीज़ की बात कर लो, ये पीडीएफ की बात कर लो, सारा सब कुछ डेली क्लासेस की ऐप पर मिलता है। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ ये सारा सब कुछ 99 रुपये में आपको डेली क्लासेस की ऐप पर ही मिलता है, जहाँ और भी काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे हिंदी की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, राजस्थान जीके वगैरह, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? आपको बताना है। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? यहाँ पे युग्म की बात हो रही है। 23 युग्म पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों के 23 युग्म पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी पाई जाती है। गुणसूत्रों की कुल संख्या की बात करें तो 46 होते हैं, लेकिन हम बात करें 23 जोड़ी पाई जाती है। इनमें से 22 जोड़ी स्त्री व पुरुष में सेम हैं, परंतु एक जोड़ी स्त्री व पुरुष में भिन्न होते हैं। एक जोड़ी स्त्री व पुरुष में भिन्न होते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आपको ध्यान देना है। और ये प्रश्न में बता दूं आपको, मोस्ट रिपीटेड है। साइंस में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना है। मानव में पूछे गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, जब युग्म की बात होगी 23 आंसर होगा, ना कि 46। आपको ध्यान देना है। अगला है कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया जो रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो दोस्तों, हम बात करेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया उत्पन्न होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुख की लार ग्रंथियों में मौजूद होता है। तो जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ध्यान देना है, ये नर एनाफिलीज नहीं है, मादा एनाफिलीज है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ध्यान देना, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो ध्यान देना, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला है कि मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान कर दिए थे? कौन से पौधे पर दिए थे? हम बात करेंगे पाइसम सेटाइवम पर दिए थे। किस पौधे पर दिए थे? पाइसम सेटाइवम पर दिए थे। और पाइसम सेटाइवम का मतलब हो गया कि मटर के पौधे पर दिए थे। मेडल की बात करेंगे, मटर के पौधे पर मेडल ने अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था। हम बात करें कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन सा पौधा था? ये मटर का पौधा था। मटर के पौधे पर मेंडल ने ये सारे अनुसंधान किए थे। आपको ध्यान देना है। और जब मटर का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आपको बताना है पाइसम सेटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वास्तविक नाम है पाइसम सेटाइवम। ऐसे ही गेहूं का पूछ लिया आपसे, गेहूं का साइंटिफिक नेम भी बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान देना, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का साइंटिफिक नेम है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका साइंटिफिक नेम है? गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। दोनों आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस की सर्वाधिक मात्रा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। इसमें एक देर का हीलियम, हीलियम गैस जो काफ़ी हल्की रहती है, आपको ध्यान देना है। अगला है कि निम्नलिखित में से आनुवंशिकीय इकाई क्या है? निम्नलिखित में से आनुवंशिकीय इकाई है, आपको बताना है। तो जीन जो है वो आनुवंशिकीय इकाई है। मेंडल के प्रथम नियम के प्रथम भाग के अनुसार जीवों में सभी लक्षण आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं।
प्रत्येक एकल लक्षण एक विशेष कारक द्वारा नियंत्रित होता है जिसे हम जीन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। आनुवंशिक इकाई की बात करेंगे, जीन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में आपको बताना है किस गैस का उपयोग किया जाता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर की हम बात करेंगे, इसमें फ्रीओन का उपयोग किया जाता है, फ्रीओन गैस का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस का उपयोग किया जाता है जो शीतलीकरण में सहायक है, मतलब ठंडा करने में जो सहायक होती है, फ्रीओन गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बन जाता है। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इसमें नेत्र के पास की वस्तुओं को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। इसके निराकरण हेतु द्विअवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का प्रयोग होगा? निकट दृष्टि दोष में होगा, मायोपिया जिसे हम कहते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन गैस, विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि की दूरी ज्ञात करने हेतु प्रकाश वर्ष इकाई प्रयुक्त की जाती है। ग्रह की बात कर लो, नक्षत्र की बात कर लो, तारे की बात कर लो, इनकी दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच कितना है? मानव रुधिर का पीएच है आपको बताना है। तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका मान पीएच 7.4 होता है। यह तरल संयोजी उत्तक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% एवं रुधिराणु 45%। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह है। ग्रीन हाउस का इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए आपको बताना है। तो ऑप्शन हम बात करेंगे, दूसरा सही हो जाएगा। चूना पत्थर और मृत्तिका का किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका, ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन गैस है। कौन सी गैस है? रेडोन गैस है। रेडोन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, ध्यान देना, अच्छे से आपको याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बैटरी में होता है। ऑप्शन से बैटरी। डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है?
जैव ईंधन तो जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन द जेट्रोफा हमारा सही उत्तर होगा। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट तो डेसिबल है, डेसिबल उसकी यूनिट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल तक शोर स्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 180-200 डेसिबल होती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर काम करता है। बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, काम करता है। ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। गाजर निम्न में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। गाजर की बात करेंगे विटामिन ए, पालक हो गया, टमाटर हो गया, दूध हो गया, विटामिन ए से हमको मिलते हैं। ऐसे ही विटामिन सी की बात करेंगे। देखो सी ज़्यादातर हम बात करेंगे जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी, जैसे हमारा आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गए, इसमें हम बात करेंगे विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सी से वैसे ध्यान रख सकते हो आप, सी संतरा ऐसे ध्यान रख सकते हो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सूरज से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी मिलता है। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है। तो हम बात करेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे, ध्यान देना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग हो गया, रात को दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी रोग। ये जो रतौंधी रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बोलते हैं ना कि गाजर खाया करो, नहीं तो रतौंधी रोग हो जाएगा, विटामिन ए की कमी आ जाएगी। तो हम गाजर नहीं खाते, हम बात करेंगे टमाटर हो गया, पालक हो गया, ये सारा दूध हो गया, ये अच्छे से खाना चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति इन्हीं से होती है और रतौंधी रोग हो जाता है। अगर आप नहीं खाओगे तो रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? जो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किस कारण से होता है? तो ये पृष्ठ तनाव से होता है। पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है क्योंकि द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव हमारा सही आंसर होगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहलाता है। तो एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी का रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इससे क्या होता है? बोला जाता है ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि यार वो तो रात को पेड़ के नीचे सो गया, उसकी तो सांस बंद हो गई। ये क्या कारण रहता है? रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को पेड़ के नीचे हम सोएंगे, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस होती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन से हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। अगला है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है। जो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी लगभग बराबर होता है। तो 4.184 जूल के बराबर होता है। 4.184
184 जूल के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादपों की जड़ों में होता है, हरे भाग में होता है, तनों में होता है, सभी भाग में किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें, पादपों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, पादपों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है कि आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, जठर रस मिलता है। क्या मिलता है, जठर रस मिलता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने के बाद आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉकेट का आगे बढ़ना निम्न में से सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का आगे बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बोलते हैं क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होगी, तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है रॉकेट का आगे बढ़ना, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। तो ओजोन गैस की हम बात करेंगे, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। जो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं ये भी हम बात करेंगे समताप मंडल में ही ये उड़ते हैं। पीतल में क्या होता है, पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में किया जाता है। तो पीतल में तांबा और जिंक दोनों मिले हुए होते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न, आनुवंशिकी का पिता हम किसे कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न, जिन्होंने मटर के पौधे पर अनुसंधान किया था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिरका विनेगर निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो सिरका हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल है। सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल का है, ऑप्शन से हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है शरीर में किस स्थान पर होती है आपको बताना है। मस्तिष्क के आधार में होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गोबर गैस का मुख्य तत्व है, गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है आपको बताना है, मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य तत्व है मीथेन होता है, ऑप्शन फर्स्ट मीथेन हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल को आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। तो समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से, आसवन द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जा सकता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। खाद्य तेलों को गर्म कर निकल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित कर वनस्पति घी बनाया जाता है। इस विधि को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये जो विधि है यही हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ग्लूकोज किसका एक प्रकार है आपको बताना है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज तो हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता किससे मापी जाती है? और आपने देखा होगा ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में ये आता है। दूध की सघनता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की सघनता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। अगला है कि रेशम बना होता है। जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है, वो किससे बना होता है? वो फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम सिल्क फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर अंडे देते हैं। अंडे से इल्ली लार्वा निकलता है जो शहतूत की पत्तियों खाकर स्टार लार्वा में बदल जाता है। इसमें रेशम ग्रंथि बन जाती है जिससे तरल पदार्थ की धारा निकलती है जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती है जिसमें फिब्रोइन प्रोटीन होता है। तो फिब्रोइन प्रोटीन रेशम कीट बना होता है। ऑप्शन ड हमारा सही उत्तर होगा। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व नारंगी कौन सा अम्ल होता है? इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू व नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नींबू व नारंगी में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में लासोन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी में लासोन पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? भार बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? आपको बताना है क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो उसका भार घटेगा। उसका भार घटेगा। जैसे हमारी भी बात करेंगे, अगर हम भी चांद पे जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा भार वहाँ पे घटेगा। वहाँ पे हमारा वेट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वेट कम होगा, ध्यान देना है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण भाग होता है। तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर घटेगा। अगला है कि नेत्रदान में निम्न में से दाता की आंख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है? तो नेत्रदान में तो नेत्रपटल उपयोग में आता है। ऑप्शन है नेत्रदान में नेत्रपटल उपयोग में आता है। नेत्रदान में क्या उपयोग में आता है? नेत्रपटल उपयोग में आता है। टेटनस किस वजह से होता है? टेटनस तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से टेटनस होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया मिट्टी, धूल, जानवरों के चेहरों आदि में पाया जाता है। यह किसी घाव या चोट के स्थान पर प्रविष्ट हो जाते हैं तो टेटनस रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया से टेटनस हो जाता है। अगला है कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए हम बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में हम बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर इसमें होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, आपको बताना है किसका मिश्रण है। तो रसोई की गैस की हम बात करेंगे, ये एक ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। रसोई की गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन से सही आंसर सही उत्तर होगा। रसोई की गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है, आपको बताना है। लेंस से देखेंगे अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है, कौन सा लेंस है?
अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। लेंस द्वारा देखने पर आकार छोटा दिखाई दे, अवतल लेंस है। ऑप्शन ब सही होगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आपको बताना है कि जो हर्ट्ज है वो क्या मापने की यूनिट है। तो हम हर्ट्ज की बात करेंगे, ये तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। हर्ट्ज ऑप्शन से तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यूनिट है। अगला है कि शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा जो शरीर है उसमें जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो उनका मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है। हमारे शरीर में जो रोग हैं तो शरीर की रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन द सही आंसर, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, फ्रक्टोज फल शर्करा कहलाता है। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट है उसको हम आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 होगा। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सीटी ग्रेजुएशन 250 प्रश्नों की सीरीज में हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अंतिम पार्ट हमारा करंट अफेयर का बचा है। जल्द ही आपके करंट अफेयर का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। 250 प्रश्नों की इस तरह आपकी मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सीटी ग्रेजुएशन की बात कर लो, सीटी 10+2 की बात कर लो। आपको अगर इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेनियल क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको इनकी मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं जो ये 250 प्रश्नों की आप क्लास ले रहे हो इनकी आपको PDF फाइल मिल जाए, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ टिक करे हुए मिल जाए, तो केवल 99 रुपीज़ में डेनियल क्लासेस की ऐप में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको साथ में ही करंट अफेयर की भी PDF मिलेगी। करंट अफेयर हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, वन वर्ड हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इडियम फ्रेजेज हो गई, काफ़ी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर देख सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।